पाकिस्तान लाइव में अभी बात करेंगे। एशिया कप का सुपर 4 मरहले का आगाज़ हो चुका है और आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच हो रहा है और स्टेडियम में इस वक्त खचाखच भरा हुआ है। जो शायकीन है वो पहुंच चुके हैं स्टेडियम में। कज़ाफ़ी स्टेडियम की मैं बात कर रही हूँ और ये लाहौर में आखिरी मैच होने वाला है। इस पर हम बात करेंगे। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेटर आबिद अली, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और साबिक चीफ सेलेक्टर PCB मोहम्मद इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब और इलियास साहब, आप दोनों को एक तो बहुत खुश आमदीद भी पाकिस्तान लाइव में, और थैंक यू सो मच आपने वक्त निकाला शो के लिए। अच्छा इलियास साहब, जो आज मैच हो रहा है सुपर 4 का, जो रन रेट है सब टीमों का उसमें पाकिस्तान टॉप पर है, तो क्रेडिट तो मस्ट जाता है टीम को, लेकिन बाबर आजम की एक गुफ्तगू ये कि हमारा फोकस एशिया कप की ट्रॉफी पर है, पाकिस्तान इंडिया का मैच एक अलग डिबेट है वो। बिल्कुल मैं बाबर आजम ने बड़ी सेंसेबल बात की है। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं। देखिए अगर आप ये सोचते रहेंगे कि हमने इंडिया से खेलना है, आपकी एक दिमाग में होती है कि जी आपने कौन सी टीम खिलानी है, पिच कहाँ पे हो, मैच कहाँ पे होगा, तो वो आपके दिमाग में वो चीज़ें रहती हैं। जहाँ तक एशियन कप का तल्लक है, बिल्कुल उसकी सोच ठीक है कि जी हमने वी वांट टू विन दिस कप। ठीक है, पाकिस्तान लास्ट टाइम ढाका में जीता था, बांग्लादेश को हमने शिकस्त दी थी उसमें फाइनल में। 32 मैचेस जीते हैं पाकिस्तान ने बांग्लादेश से। हाँ, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि हम लोग स्पेशली द पब्लिक जो ये होती है कि वी शुड विन द मैच। दूसरे लोग भी क्रिकेट खेलने आए हुए हैं। बांग्लादेश की टीम बहुत अच्छी टीम है, लेकिन ये डिपेंड करता है, मैं पहले भी कई बार आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि जो डे लाइट ये यंगस्टर खेला डे एंड नाइट मैचेस भी, जो डे लाइट होती है उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, जो आर्टिफिशियल लाइट होती है उसे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक हमारे पास है, वो शाह साहब है, शाहिद है, शाहीन आई मीन रऊफ़ है, दे आर वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। और इस वक्त जितने भी, वो मेरी बात कभी कभी ऑस्ट्रेलिया इन चैपल ग्रेग चैपल से भी होती है, तो वो कहते हैं कि यू गॉट वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक इस वक्त है। लेकिन बात सिंपल सी है कि जब 50 ओवर में फास्ट बॉल गेंद करता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले शॉट ऑन इन अर्ली ऑन। अभी जब ये बांग्लादेश का बैट्समैन जो मेहंदी आउट हुआ है, अगर आप देखें पहली गेंद पे उसने फ्लिक करने की कोशिश, बॉटम हैंड से खेलने की दूसरा चल गया। मैच होता है, 100 ओवर्स का मैच होता है, थोड़ा सा विकेट पे रहना चाहिए, विकेट को अंडरस्टैंड करना चाहिए, बॉल अच्छे से रीड करना चाहिए। आमिर, आप तो खेलते भी रहे हैं आबिद अली, और क्या समझते हैं आबिद, अभी जो एक चेंजिंग भी आज की है, फ़हीम अशरफ को खिलाया जा रहा है और मोहम्मद नवाज को ड्रॉप किया गया है, डू यू थिंक ये फेवर में जाएगा या ये अननेसेसरी था? नहीं, बिल्कुल वो उनका जो प्लान पाकिस्तान टीम का है वो एशिया कप के आगे वाले मैचों पे भी है। जो बेंच स्ट्रेंथ है हमारे पीछे, उनको भी चेक कर रहे हैं। जैसे फ़हीम को आज इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। फ़हीम का एज ए बैट्समैन भी बहुत अच्छा, वो ऑलराउंडर है। फिर उसके बाद हमारी जो विकेट है कज़ाफ़ी स्टेडियम की, बैटिंग ट्रैक तो है, स्लो है, फिर उसमें आप वेरिएशन वो बहुत अच्छी करता है। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम का जो टीम मैनेजमेंट है, उनका जो माइंड सेटअप है वो आगे वर्ल्ड कप का भी है। फिर जो बेंच स्टेज पे जो हमारे प्लेयर्स हैं वो सबको यूटिलाइज़ कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, एक दो मैच दे रहे हैं, क्योंकि अब सुपर 4 शुरू हो गया हुआ है। तो इसमें अब कोई हम ये नहीं कर सकते कि 1-2-3 और चेंजेस कर लें, बट डे बाय डे जो भी मैच आएगा आगे उसको हम 1-2 चेंज कर सकते हैं। अच्छा अगर हम आज के मैच की स्पेसिफिकली बात करें, आज आप क्या समझते हैं कि कितना टोटल बांग्लादेश कर सकता है आज के इस मैच में, और फाइटेबल होगा, कितना स्कोर करेगा तो जो मैच फंस सकता है और पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है? हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इस टाइम जो टीम है और जो बॉलिंग अटैक है, दुनिया में ऐसा ना कभी ऐसा बॉलिंग अटैक हमने कभी 140 के करीब स्पीड है। शाहीन, नसीम और हारिस की दोनों, फिर स्पिनर भी हमारे क्वालिटी स्पिनर्स हैं। पूरी एक टीम है हमारी, तो हमें उनको कम से कम पकड़ना चाहिए। ठीक है, उनकी बैटिंग लाइन अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, क्योंकि सुनटो आज नहीं खेल रहा क्योंकि उसका हैमस्ट्रिंग वो, मेरा ख्याल है उसको 250 से पहले हमें पकड़ना चाहिए और हमारी बैट्समैनों को चाहिए। ये वही विकेट है जहां पर T20 मैचेस हुए हैं PSL के और 240 तक यहां पर स्कोर जाते रहे हैं, तो ये यहां पर स्कोर्स को रोकना भी एक बड़ा टास्क होगा हमारे बॉलर्स के लिए। बेसिकली हमारा जो अटैक है वो 140 है, वो कोई आम अटैक नहीं है।
और मेंटली तौर पे ये बड़ा साइकोलॉजी हम लोग जो दूसरी टीम है वो उनके माइंड में है कि हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो नए बॉल पे हम लोग विकेटें लेने जाते हैं, जैसे शाहीन शाह कर रहा है, जैसे बॉलिंग कर रहा है वो। मेरा ख्याल है कि आप सब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का पलड़ा जो है वो डेफिनेटली भारी है, और वनडे की बात करें तो पाकिस्तान का पलड़ा जो है वो डेफिनेटली बांग्लादेश से हमें भारी नज़र आता है। और अगर दोनों टीम्स का कंपैरिजन करें बॉलिंग में बैटिंग में, तो इस हवाले से पाकिस्तान के पास हमें लीड जो है वो दिखाई दे रही है। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 37 एक रोज़ा इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें से पाकिस्तान टीम ने 32 मैचेस में कामयाबी हासिल कर रखी है। बांग्लादेश को भी 5 मैचेस जीत का एजाज़ हासिल है। दोनों टीमों के दरमियान आखिरी खेले जाने वाले 5 मैचेस में 4 मैचेस बांग्लादेश ने जीत रखे हैं। ये हमारे पास एदादो शुमार है इस हवाले से, और डेफिनेटली आज की प्रेडिक्शंस भी यही हैं, और सबको ये लग रहा है कि पाकिस्तान आज का मैच जीत जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आबिद साहब कि हम अगर थोड़ा सा देखें कि बांग्लादेश के पास वो कैपेसिटी है कि वो कोई अपसेट भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कज़ाफ़ी का वो ग्राउंड है जहाँ पे ये चीज़ें देखने में पहले भी आई हैं। जी बिल्कुल, क्रिकेट है, देखें एक ने तो जीतना है, जो अच्छा खेलेगा ऑन अ डे वो ही जीतेगा। तो मैं अभी जो पाकिस्तान की जो टीम पिछले जो मैचेस खेले हैं उसमें हम लोग इसलिए ही पाकिस्तान को फेवर कर रहे हैं कि एज ए पाकिस्तानी भी हम कह सकते हैं कि हमारा पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा। पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, नेपाल के साथ, फिर इंडिया के साथ उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया। तो ये हाँ बिल्कुल, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। इलियास साहब को मैं चाह रही हूँ गुफ्तगू में हम शामिल करें। इलियास साहब, अभी जो जय शाह उनका जो बयान सामने आया है कि आए रोज़ बयानात उनके बदलते रहते हैं, अब उन्होंने सारा मलबा डाल दिया कि जो सारी टीमें थी वो राज़ी नहीं थी, इवन जो ब्रॉडकास्टर्स थे वो इस बात पर राज़ी नहीं थे कि जो ब्रॉडकास्टर्स थे वो राज़ी नहीं थे कि मैच को पाकिस्तान में आकर खेला जाए। जो जय शाह का नया बयान कल सामने आया है, और जो यूएई का उन्होंने जिक्र किया है कि यूएई की कंडीशंस प्लेयर्स के फेवर में नहीं थी, वहाँ की जो गर्मी है, प्लेयर्स 100 ओवर्स का मैच नहीं उस तरह से खेल पाते और इंजरी का शिकार हो जाते, तो हमने इसलिए ना यूएई को डिसाइड किया। मेरा ख्याल है वो थोड़ा डिफेंसिव अब उनका बयान दे रहे हैं, उस पर कमेंट कीजिएगा। देखें, बात सिंपल सी है, ये ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो चुका था। इवन सेठी साहब के वक्त में भी यही का शोर मचा था कि हम लोग पाकिस्तान में ये मैच खेले, पाकिस्तान में हर किस्म की फैसिलिटीज़ है, वी आर टॉप टीम इन द वर्ल्ड, तो पाकिस्तान में खेले। लेकिन इंडिया की हदर्मी की वजह से ये जो हुआ है, वो कहते जी नहीं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। देखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान का जो मैच है वो इवन एशिया से बड़ा मैच है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से भी बड़ा मैच है। इसको सियासत आलूद कर देना इस तरह से एक अच्छे खेल को, अगर आप देखें कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। देखें, अगर आईसीसी देखें और एसीसी देखें, ऑल इंडियन सिटिंग ऑन द टॉप सीट्स, तो हमारा कोई पाकिस्तान कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ऊपर बैठा हुआ एक एहसान मानी हुआ करता था। लॉबिंग कर रहे हैं, आईसीसी में भी कर रहे हैं, बीसीसीआई के हर बंदे वहां जैसे ये कहा कि जी दुबई में खेल, वो ये नहीं करेंगे। देखें, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि सडनली आप एक मेन्यू से दूसरे मेन्यू में ले जाए। हाँ, ये ज़्यादा इजी होता कि पाकिस्तान में आ जाए, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल है, वहाँ पे आपको रीसेट करना पड़ना था हर चीज़। नहीं, ये जो ब्रॉडकास्ट है उसकी वजह से बहुत सा प्रेशर क्रिकेट पे है, वहीं से पैसा जनरेट होता है। पाकिस्तान में आके खेल रही हैं, अभी हम देख रहे हैं मैचेस चल रहे हैं, पाकिस्तान खुद खेल रहे हैं और ममालिक भी आ रहे हैं, वक्त खुद भी आ रहा है, लेकिन जो असल टीम है वो यहाँ पे नहीं आना चाहती और भागना चाहती है। हमने हाल तो देख लिया मैच में क्या हुआ है, भारत का हाल, और वो किस तरह से उसमें से उन्होंने बस कहा कि जी हमें अंदाजा नहीं था कि हमारे साथ ये सलूक होगा। बेसिकली हमारा पाकिस्तान वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वैसे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सेफ कंट्री है, यहाँ पर क्रिकेट लवर्स हैं और यहाँ पर क्रिकेट होनी चाहिए, चाहे वो इंडिया है चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, सब लोग टीमें, सारी टीमें तो आके यहाँ पर खेल चुकी हैं, खेल के जा रही हैं। फाइनल में देख रहे हैं आप पाकिस्तान भारत को? बिल्कुल, मेरा ख्याल, मैं आपको एक जवाब दूंगा, ये जो अभी ये मेरा ख़त्म कर ले बात। जी सर, लास्ट मिनट चल रहा है। देखिए, बात ये है कि आई बिलीव, दिस इज माई व्यू, पीपल नॉट गोइंग टू लाइक इट। व्हाट? वो इसलिए नहीं लाइक करेंगे, तो मेरा जो ख्याल है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान जितनी पैसा जनरेट करता है मैच पे, लेकिन अगर हमने ऐसा करना शुरू कर हर दूसरे महीने पाकिस्तान इंडिया मैच खेलेगा, तो वो फंड इकट्ठा नहीं होगा, पैसा इकट्ठा नहीं आएगा। तो ये भी एक मेरा व्यू है, चाम रखना चाह रहे हैं वो जो पिछला मैच था। बारिश होगी तो फायदा क्या, बारिश होगी तो फिर से वो वो होता है, वो तो नेचर उसका। हाँ, तो ये तो जैसे पार्ट ऑफ लाइफ, होप्स होती है लोगों को, लोग टिकट खरीद के आते हैं मैच देखने के लिए और बारिश हो जाए। पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होना भी चाहिए,
क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट टीम्स हैं और मज़ा भी आता है। हम एज ए नेशन भी हम चाहते हैं कि उनके मैचेस होने चाहिए, हमारी कंट्री में आके खेलना चाहिए उनको, हमारा सेफ कंट्री है। बस आबिद ऐसा होता तो है कि होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हर धर्मी की वजह से ऐसा हो नहीं पाता। अभी हमें ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक से वापस आएंगे और भी बहुत सी स्टोरीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अपने नाज़रीन को बताते हैं कि बिजली की बढ़ती हुई कीमतों में बिजली चोरी सबसे अहम उनसर है। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया उनकी जानिब से? मुर्तज़ा सोलंकी कह रहे थे कि हर साल 589 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, तवानाई के शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद जो कहा आपके साथ पहले वो शेयर कर लेते हैं। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजली की चोरी करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल पेमेंट नहीं करते अपने। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त टोटल 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं पूरे पाकिस्तान में और कराची इलेक्ट्रिक का अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। हर इलाके के अंदर अलग अलग लेवल की चोरी होती है और अलग अलग परसेंटेज है रिकवरी की। टोटल जो साल का नुकसान होता है चोरी और बिल ना रिसीव करने की वजह से वो 589 बिलियन 589 अरब रुपए का है। ये जो 589 अरब जो लोग पे नहीं करते या चोरी करते हैं, उसकी वजह से वो लोग जो बिजली की पेमेंट करते हैं, जिनको बिल्स मिलते हैं और जो पे करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा रेट पर बिजली मिलती है। जब तक ये बिजली की चोरी ख़त्म नहीं होगी, जब तक तमाम लोग अपने बिल्स पे नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक जो लोग बिजली की बिल्स पे करते हैं उनकी प्राइस, उनके बिल्स नीचे नहीं आएंगे। निगरान विफाकी काबीना ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ हाईलाइट की गई है वो बिजली चोरी है और ये बताया गया है कि 5 डिवीजन्स में जो बिजली चोरी होती है उसका कितना नुकसान हो रहा है, उस पर बात की उन्होंने। बिजली चोरी से मुतालिक निगरान वज़ीर इत्तलात और तवानाई हक़ाइक़ सामने लेकर आए। उन्होंने बताया कि तकरीबन 600 अरब रुपए की बिजली हर साल चोरी होती है। निगरान वज़ीर इत्तलात और वज़ीर तवानाई ने हक़ाइक़ से पर्दा भी उठा दिया और बता दिया है कि पाकिस्तान में 10 बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, कई घरेलू सार्फिन हैं जो बिजली चोरी करते हैं और कई घरेलू सार्फिन ऐसे हैं जो बिल ही अदा नहीं करते। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान ये बड़े शहर हैं पाकिस्तान के जहां बिजली चोरी होती है। लेस्को, गैपको, फेस्को, मैपको में तकरीबन 70 अरब से ज़्यादा 80 अरब के करीब रोज़ाना रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। ये भी खबरें सामने आई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पेशावर, हैदराबाद, कोयटा, सक्खर और कबाली इलाका जात में बिजली चोरी 489 अरब का नुकसान होता है। 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की 60% रिकवरी होती ही नहीं है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो पहले से हाईलाइट होती रही हैं। हर गवर्नमेंट में कहा जाता है कि ये मसाइल हैं, बिजली चोरी हो रही है और अब से नहीं हो रही, बहुत अरसे से हो रही है। लेकिन अब IMF की तरफ से प्रेशर है कि जो आपके अपने अंदरूनी हालात हैं, जो बिजली चोरी होती है उस पर कंट्रोल किया जाए। IMF से रिलीफ के लिए भी बातें चल रही हैं। डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब, विफाकी काबीना, निगरान विफाकी काबीना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है, कहीं ना कहीं ये हक़ाइक़ मालूम थे, जो पिछले भी गवर्नमेंट्स आती रही हैं उनको भी इस बात का इदराक था, इल्म था उनके कि बिजली चोरी होती है और बहुत ज़्यादा तादाद में होती है। लेकिन अभी प्लान क्या लग रहा है? निगरान गवर्नमेंट ऐसा क्या कर लेगी? क्या इस पर काबू पाया जा सकेगा? देखिए, ये जो भी नया सेटअप आता है, चाहे वो केयर टेकर हो, चाहे वो नई हुकूमत हो, वो आती है तो इस किस्म की कार्रवाइयाँ करती है, लेकिन ये वक्ती तौर पे हमें नज़र आता है, उसके बाद लगता है कि फिर वो खामोशी हो जाती है। 2016 में हमने देखा कि एक कानून साजी की गई थी जिसके तहत जो बिजली चोरी करने वाले थे उनको 3 से 7 साल कैद की सज़ा हो सकती थी और 1 करोड़ रुपये जुर्माना हो सकता था। लेकिन 2016 से अब तक बहुत कम मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए हैं और बहुत कम लोगों को इस हवाले से सजाएं हुई हैं। बेसिकली जो बिजली चोरी है वो ज़्यादातर हमें देखा है कि वो हमें पेशावर, कोयटा, अंदरून सिंध, इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ पे जो बिजली चोरी होती है। और जो हमारे शहरी इलाके हैं उसमें इतनी चोरी नहीं जितनी इंडस्ट्रियल एरिया में। और ये सब
सब चोरी जो है वो बिजली के जो एहलकार है उनकी मिली भगत से सारा काम होता है। अब उसका बर्डन जो है वो आवाम को उठाना पड़ता है। इसका एक सोल्यूशन तो ये है, सोल्यूशन की तरफ भी आते हैं। ये जो भी आपने बात की है कि जो उनके अपनी जो कंपनीज हैं, जो भी बातें हो रही हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनके अपने अंदर के सहूलतकार होते हैं, उनकी सहूलतकारी के बगैर कैसे बिजली चोरी हो सकती है? तो अब जो आवाम के लिए क्रैकडाउन की बातें हो रही हैं, तो क्या जो उनके अंदर अपने सहूलतकार है, क्या उनके खिलाफ भी कोई क्रैकडाउन हो सकता है? जी जी बिल्कुल। देखिए अब ये बिजली के मीटर्स की तस्वीरें खींच के बिल भेजे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी मैनेजमेंट जो है वो मीटर रीडर के साथ मिलके जो एहलकार हैं वो करते हैं, और सारिफ जो जिसके साथ ये चोरी होती है मिलके चोरी की जाती है। तो यकीनी तौर पर अभी तक तो हुकूमत इस चीज़ के ऊपर कारबंद है कि जो जिम्मेदार एहलकार हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। अब देखते हैं कि वो किस हद तक इस पे कामयाब होती है, क्योंकि ये हम जिस तरफ भी चले जाएं एक माफिया बैठा हुआ है। ये जो 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं इसमें भी बहुत बड़ा माफिया है, मीटर रीडर्स का माफिया है जो मिली भगत से साथ करता है। फिर हम इंडस्ट्रियल, सबसे ज्यादा चोरी जो होती है इंडस्ट्री से होती है, जहां पर मीटर जिसका बोझ जो है आवाम के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जो ऐसे इलाके हैं जहां पर रिकवरी सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, यानी कि बिजली उनको दी जाती है लेकिन उसके बिल जो है वो रिकवर नहीं हो रहे, और इसमें बहुत सारी डिस्कोज जो हमने देखी हैं कि जो खास तौर पर पेशावर और कोयटा और इस तरह के जो शुमाली इलाका जहां जहां बिजली लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन बिल नहीं दे रहे, ये एक बहुत बड़ा है। तो ये 589 का जो फिगर है, ये तो वो फिगर है जो रिकवरी, और उसमें ये हर साल हो रहा है, और इसमें हर साल जी आदिल, ये जो आप बात कर रहे हैं, आज जो निगरान वफाकी काबीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे पहले जमात इस्लामी भी इस पर सरापा एहतजाज है। इसके अलावा दीगर जो तबका है, फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो भी इस पर एहतजाज कर रहे हैं, और तकरीबन पूरी कौम ही यकज़बान हुई हुई है इस पर कि बिजली बिलों पर रिलीफ दिया जाए। तो क्या आपको लगता है कि ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि एक तरफ अवाम रिलीफ मांग रहे हैं और अवाम को कहा जा रहा है कि हम IMF से बात कर रहे हैं, आप हौसला रखिए, आप कुछ वक्त इंतज़ार कीजिए। अब ये जो बिजली चोरी, क्योंकि बिजली चोरी अब से नहीं हो रही है, ये बहुत अरसे से हो रही है, तो क्या अवाम को रिलीफ ना देने के लिए ये बिजली चोरी को इतना हाईलाइट किया जा रहा है कि हम इमीडिएटली अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकते हैं? जी, अब जो आप बात कर रही हैं बिजली के जो बिल्स हैं उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि आप बिजली इस्तेमाल करते हैं उसका बिल होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस इसके अंदर इतने ज़्यादा हैं जो हुकूमत चूंकि बहुत सारे लोगों से टैक्स वसूल नहीं करती, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स बिजली के बिल में लगा के जो है आवाम से वसूल कर रही है, जिसकी वजह से हमारे बिल की तादाद बढ़ रही है। तो ये कोशिश तो इनकी तरफ से है, लेकिन ये खाना पूरी है, इस तरह से आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि जो एग्रीमेंट्स हमने जो मुख्तलिफ जो पावर सप्लाई करने वाली कंपनीज हैं, जो उनके जो एग्रीमेंट्स हमारे हैं जिसमें हमने उनको वो हमसे बिजली खरीदें ना खरीदें हमें उनको पेमेंट करनी है, जिसकी वजह से हमारा जो गर्दिशी कर्जा है वो हर साल बढ़ जाता है। इस वक्त जो गर्दिशी कर्जा है वो 2300 अरब से ऊपर क्रॉस कर चुका है। तो ये असल तो ये है कि हमें, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, मैं चाहूंगी कि आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए थोड़ी सी, और इस पर थोड़ी डिटेल्स बताइए कि जो IPPs के मुआहदे हैं वो कितना नुकसान हो रहा है और उसका क्या हल है? देखिए, हमारे जो IPPs के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं उसके तहत हमने उनके साथ मायदा किया हुआ है कि हम उनसे बिजली खरीदें ना खरीदें, लेकिन हमने उनको जो है एक जो पेमेंट है उनकी जो उनके साथ तय शुदा है, बहुत शुक्रिया आपका। डायरेक्टर नॉर्थ है हमारे साथ, और IPPs के हवाले से जो बात चल रही है कि जो मुआहदे हैं IPPs के वो बड़े डैमेजिंग हैं, उससे मईशत को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, जिस पर अब जमात इस्लामी ने ये स्टैंस तो दिया है कि वो IPPs के मुआहदों के वालियम कोर्ट का रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से अब मदद की अपील की जाएगी कि वही आए और इस मामले में इंटरवीन करें और कुछ हल की तरफ मामला जा सकें। एक और अहम मामला है जिसकी हमने बात करनी है। ये बहरानों की हम बात कर रहे थे अली, ये बिजली बहरान की अभी है, एक और बहरान है जिसकी अली बताएंगे आपको डिटेल्स। चीनी बहरान की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, चीनी बहरान की हम बात कर रहे हैं, और इस हवाले से आयशा बहुत ही शॉकिंग चीज़ें हैं। जिस तरह से भी आप बात कर रही थी कि अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, अवाम परेशान है, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली चोरी हो रही है, और तरह तरह के बहरानों का हमें सामने। वहाँ पर एक और बहुत ही शॉकिंग किस्म की एक रिपोर्ट है, उसकी हमने बात करनी है कि चीनी का बहरान इस वक्त सूरत हाल उसकी बहुत संगीन हो चुकी है, और ये बहरान दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और अब इस हवाले से कुछ नए चौंका देने वाले चीज़ें सामने आ रही हैं। अगर आपको
बताएं तो तफसीलात ये हैं कि कुछ इंकशाफात सामने आए हैं चौंका देने वाले, जिसके मुताबिक पहले मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल और पीपल्स पार्टी के दरमियान हम देख रहे थे एक सर जंग चल रही थी शुगर के हवाले से कि चीनी बहरान के जिम्मेदार आप हैं, उन्होंने कहा नहीं आप हैं। तो अब जो खबरें हैं वो ये हैं कि पंजाब हुकूमत ने एक खुफिया रिपोर्ट अच्छा अली, हुकूमत ने स्मगलर्स के खिलाफ बड़े इकदाम का ऐलान कर दिया। ये भी स्टोरीज थी कि स्मगल भी की जाती है चीनी, डॉलर की स्मगलिंग की भी बात हो रही है। तो डॉलर की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी पर बड़े पैमाने पर अब गवर्नमेंट क्रैकडाउन करने जा रही है, जिस पर वजारत दाखिला ने यह कहा है कि सरकारी एहलकारों के जो सहूलतकार हैं और जो उनके सरपरस्ते आला हैं उनकी निशानदेही कर ली गई है। रिपोर्टें बन चुकी हैं, सारी अहम पॉलिसी इस्लाहात भी जारी कर दी गई हैं। इजनास करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा। दूसरी जानिब जो चीनी स्मगलिंग करने वाले हैं उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। जो वज़ीर दाखिला है सरफराज बुगटी, वो कह रहे हैं जी कि चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश को तो हम नाकाम बना ही रहे हैं और नाकाम बना दिया जाएगा। FC बलोचिस्तान नॉर्थ ने गुज़श्ता रात एक कामयाब ऑपरेशन किया है। वो ऑपरेशन करके चीनी स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। इसके अलावा जो शुगर मिल्स हैं उनके बाहर टीमें तैनात की जा रही हैं FBI की, जो ताकि स्मगल ना की जा सके चीनी। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन अच्छा इनिशिएटिव उस तरह से है, उस पर हम डिटेल्स भी ले लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मजहर इकबाल से हम डिटेल्स देने की कोशिश करेंगे। मजहर इकबाल से बात करने की हम कोशिश करेंगे। अभी आपको खबर के हवाले से बता दें कि डॉलर की स्मगलिंग जखीरा अंदोजी पर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। सरकारी एहलकारों के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई है। अहम पॉलिसी इस्लाहात जारी हैं। इजनास करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा। चीनी स्मगलिंग करने वालों के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया गया है। चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है और ये इस वक्त ये अहम खबर है जिस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत का स्मगलरों के खिलाफ बड़ा इकदाम सामने आया। मज़ीद तफसीला जानते हैं, हमें ज्वाइन किया मजहर इकबाल ने। मजहर, पहले तो ये बताएं कि इस हवाले से आपके पास रिसेंट क्या इंफॉर्मेशन है, क्या डिटेल्स हैं? के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया है और वफाकी वज़ीर दाखिला एक बड़ी कामयाबी मिली है। बलोचिस्तान में अपनी ऑपरेशन है, भारी मिकदार में चीनी अफगानिस्तान जा रही वो बरामद कर दी गई है और उस चीनी को अपने कब्जे में ले लिया गया है। के वजारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक जो चीनी ली गई है कब्जे में, उस चीनी को मार्केट में लाया जाएगा और एक तरफ तो जो चीनी की किल्लत का एक तासुर दिया जा रहा है वो कम होगा, वो किल्लत ख़त्म होगी और जो कीमतें हैं वो भी इतदाल पे आ जाएंगी। जहाँ तक वजारत दाखिला के ज़राए का हमें बताना है कि मजमूई तौर पे जो स्मगलिंग है उसके खिलाफ भी बड़े इकदाम जो हैं उनकी मंजूरी दे दी गई है। ख़ास तौर पे ज़मीनी, फ़िज़ाई और जो हवाई रास्ते हैं उनकी निगरानी को सख्त कर दिया गया है और पॉलिसी साजी जो है उसको बेहतर बनाया जा रहा है। और जो लोग ख़ास तौर पे जो सरकारी मुलाजमीन जो कि मुलव्विस थे या मुलव्विस हैं स्मगलिंग में, चाहे वो इजनास की हो, चाहे वो डॉलर्स की हो, चाहे दीगर किस्म की स्मगलिंग हो, जो मुलव्विस थे और जो उनके सहूलतकार थे उनके खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि जो डॉलर की स्मगलिंग है उसको भी रोकने के लिए इकदाम जो हैं वो कर लिए गए हैं। इस सिलसिले में आने वाले दिनों में हम मजीद जो अच्छी खबरें हैं वो सुन सकेंगे। जी ठीक है, अच्छी खबरें हम मजीद सुन सकेंगे। मजहर इकबाल, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। चीनी बहरान की सूरत हर दिन संगीन होती जा रही है और अब इस हवाले से कुछ नए चौंका देने वाले इंकशाफात सामने, जो मैं आपको पहले आयशा बता रहा था। पहले मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल और पीपल्स पार्टी के नवीद कमर के दरमियान इल्जाम थे, मगर अब पंजाब हुकूमत को पेश की खुफिया रिपोर्ट ने नया एक बॉक्स खोल दिया। अच्छा, एक रिपोर्ट सामने आई है चीनी बहरान के हवाले से। वो रिपोर्ट है पंजाब की निगरान गवर्नमेंट ने चीनी की कीमतों में इजाफे पर यह रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट में कुछ जो बातें की गई हैं उसमें कहा जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म इम्तना था, यानी स्टे ऑर्डर, उसकी वजह से ये चीनी बहरान पैदा हुआ है। ये मामला आखिर क्या है, रिपोर्ट क्या कहती है, पहले वो देखिए फिर बात करते हैं। जमीन पर फरोख्त होने वाली चीनी की कीमत आसमान पर पहुंच गई। निगरान पंजाब हुकूमत की चीनी की कीमतों में इजाफे पर तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी की सूरत हाल दिन ब दिन संगीन
संगीन होती जा रही है, जिसके बायस चीनी की कीमत मजीद बढ़ने का खदशा है। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म इम्तना को खत्म करने की जरूरत है, वरना मुल्क और सूबा मजीद बहरान का शिकार होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि हुक्म इम्तना ने कीमतों में इजाफे की राह हमवार कर दी। शुगर मिल्स, ब्रोकर्स और सट्टाबाजों के जरिए नाजायज मुनाफा कमाया जा रहा है। काबीना ने पंजाब फूड स्टिफेंस ऑर्डर के जरिए कीमत के तयन का इख्तियार कैन कमिश्नर पंजाब को दिया था। निगरान सूबाई हुकूमत का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि कैन कमिश्नर ने एक्स मिल कीमत के तयन का अमल शुरू किया। उसने कहा कि क्रशिंग सीजन के दौरान मुल्क में कुल 7.7 मिलियन मैट्रिक टन चीनी पैदा हुई। 5 मिलियन मैट्रिक टन चीनी का जखीरा पंजाब में था। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के जखायर मरबूत खित्ते की जरूरियात को पूरा करने के लिए काफी थे। 4 मई 2023 को लाहौर हाईकोर्ट के एक जज ने इस पर एतराज किया कि कीमतों का तयन सूबाई मौजू है। अगली तारीख 20 सितंबर मुकर्रर कर दी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि किसी न किसी बहाने स्टे ऑर्डर की तारीखों में तौसीक की जा रही है। शुगर मिल्स और सट्टाबाज 100 रुपए फी किलो कीमत वसूल कर रहे हैं। निगरान सूबाई हुकूमत ने रिपोर्ट में कहा है कि कयासराइयां करने वालों ने चीनी मार्केट में तकरीबन तबाही मचा रखी है। कयासराई करने वालों को MPO के तहत हिरासत में लेने की जरूरत है। अच्छा, ये रिपोर्ट की डिटेल्स तो आपने देख ली हैं, जिसमें जो निगरान गवर्नमेंट है उन्होंने सारा मलबा डाल दिया है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के जो स्टे ऑर्डर्स मिलते हैं इन मिल मालिकान को या जो भी शुगर मिल्स के अहदेदार हैं, उसकी वजह से चीनी बहरान भी पैदा हो रहा है और चीनी की कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और सूरत हाल ये है कि डबल सेंचुरी से भी ज़्यादा ऊपर कीमत जा चुकी है। कई जगहों पर 220 रुपये किलो मिल रही है और कई जगहों पर 230 रुपये किलो भी चीनी दस्तियाब है। और रिपोर्ट में जो चीज़ें सामने आई हैं उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं। चीनी महंगी होने से जो चाय के शौकीन अफराद है ना मारिया, यकीनन आप भी चाय शौक से पीते होंगे, हम सब चाय शौक से पीते हैं, तो हमारी तरह जो और लोग भी हैं वो इससे बड़े मुतासर हुए हैं। दूध और पत्ती भी महंगी हो गई है, जिससे अब जो चाय का एक कप होता था वो अब बहुत महंगा हो चुका है। कराची में चाय के ढाबों पर क्या सूरत हाल है और लोग किस तरह से महंगी चाय अफोर्ड कर रहे हैं, रजब अली हमारे साथ मौजूद हैं। रजब, आप बताइए कराची में कितने का कप मिल रहा है चाय का, और जो होटल मालिकान है उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो क्या कहते हैं इस पर? महंगाई और ख़ास तौर पर चीनी की कीमत में जो है वो शरबा इजाफे के बायस शहर के कई जो है वो चाय खानों पे चाय जो है वो महंगी कर दी गई। तमाम इस बेशतर जो है मुकामात पर, बेशतर चाय के होटलों पर चाय अभी भी पुराने नरखों पर ही जो है वो फ़रोख्त हो रही है। हमारे साथ जो होटल के मालिक हैं वो भी जो है वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइएगा कि इस वक्त चाय के मजमूई तौर पे क्या रेट चल रहे हैं और आप लोगों ने क्या बढ़ाया? महंगाई तो हो चुकी है, आपको पता है। चीनी इस वक्त 180 पे 190 रुपये किलो चल रही है। दूध भी बढ़ा है, उसी के साथ आटा भी बढ़ा है, तेल भी बढ़ा है। काफ़ी जगहों रेट बढ़ चुका है, काफ़ी जगहों का नहीं बढ़ा है। हम लोगों का अभी तक बढ़ा नहीं है। हम 60 रुपये दूध पत्ती दे रहे हैं और 40 रुपये कट दे रहे हैं। पराठा भी 40 है, पूरी भी 40 है। बहरहाल शहर के बेशतर इलाकों में जो है वो चाय के नर्क जो है वो बढ़ा दिए गए। जो है कट जो है वो चाय का वो 50 रुपये कर दिया गया है, जबकि जो दूध पत्ती चाय का बड़ा कप है उससे जो है वो 70 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। ताहम इस वक्त हम जिस जगह पे सोलर बाज़ार में मौजूद है वहाँ पर जो है वो पुराने नर्क पे ही चाय बेची जा रही है। ताहम जो है चाय खाने के मालिक का ये कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई में अब पुराने रेटों पर गुजारा मुश्किल हो गया है। तो आइंदा हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर चीनी के रेट और जो है वो आटे के रेट अगर मज़ीद बढ़े तो इन्हें भी जो है वो चाय और पराठा वगैरह जो है वो महंगा करना पड़ेगा। जी, अब यह आवाम वो है जो कि अपने काम पे जाती है और फिर घर में जो नाश्ता नहीं कर पाते वो अपने ऑफिस के बाहर जो ढाबे होते हैं वहाँ पे नाश्ता करते हैं और उनको जो है उनको यहाँ पे महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और चीनी का बहरान है और ये बहरान बढ़ता जा रहा है और इस पर रोकथाम कैसे होगी ये अब देखना कि क्या इक़दाम किए जाएंगे। अब दूध पत्ती हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, इस वक्त हर चीज़ जो है इस वक्त महंगी हो चुकी है और चीनी बहरान पर भी आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, चाहे वो घर में पकाना हो या फिर बाहर ढाबों पर जाना हो, उन्हें जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि दूध पत्ती की कीमत बढ़ने से चाय का कप भी महंगा हो गया है और आवाम इस पर जो है काफ़ी परेशान है। आगे बढ़कर आपको बताएं कि वज़ारत ख़जाना ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत को आलमी और मकामी चैलेंजेस का सामना है। आने वाले महीनों में महंगाई बुलंद तरीन रहने की पेशगोई की गई है। महंगाई की वजह पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में बुलंद इजाफा करार दिया गया है। एक साल में डॉलर 81.14 रुपये महंगा, जबकि 222 से बढ़कर 3.306 का हो गया है। सालाना बुनियाद पर महंगाई 24.9% से बढ़कर 28.3% हो गई है। तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात और करंट अकाउंट खसारे में कमी रिकॉर्ड। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में माहाना बुनियाद पर 17.2% इजाफा हुआ है। तो ये आउटलुक रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत को आलमी और मकामी चैलेंजेस का शदीद सामना है। इसी की बात हम गप से कर रहे हैं और वज़ारत ख़जाना ने आने वाले महीनों में महंगाई बुलंद सतह पर रहने की
की पेशगोई कर दी है, तो पाकिस्तान के लिए यकीनन ये एक अच्छी खबर नहीं है इस आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक। और इस वक्त पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान आने वाले महीनों में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर रहने की पेशगोई की है। महंगाई जो कि पहले ही अरूज पर है, इस आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई जो है वो मजीद बढ़ने का इम्कान है। पाकिस्तानी मईशत को आलमी और मकामी चैलेंजेस का सामना है। आने वाले महीनों में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर रहने की पेशगोई कर दी गई है इस आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक। तो नाजरीन, अच्छी खबर पाकिस्तान को अब तक नहीं मिल रही, एक के बाद एक बुरी खबरें सामने आ रही हैं। टैक्सेस, नॉन टैक्सेस रेवेन्यू, तरक्याती अखराजात और माली खसारे हैं। शरह सूद सालाना बुनियाद पर 15 से बढ़कर 22% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। वजारत खजाना ने माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तानी मईशत को आलमी और मकामी चैलेंजेस का सामना है। तो महंगाई जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। महंगाई जो इस वक्त ऑलरेडी जो है वो काफ़ी बुलंद है और लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। चाहे बहरानों पर बहरान है और लोग इस बहरानों का सामना करने के लिए सड़कों पर निकले हैं कि जो हुकूमत है वो उनके लिए कुछ कर सके। और एक और आउटलुक रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट जो है गालिबन अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे रही। इससे लोगों में, आवाम में मज़ीद बेयकीनी का सुर जो है सामना करना पड़ेगा। चीनी बहरान, पेट्रोल बहरान, डॉलर का जो सूरत हाल है, इसके अलावा जो बिजली की सूरत हाल है, बहरानों पर बहरानों का सामना करना पड़ा है पाकिस्तानी आवाम को। और ये जो रिपोर्ट आई है ये इसमें अच्छी खबरें नहीं है बिल्कुल पाकिस्तान के लिए। और महंगाई की जो शरह बुलंद हुई है उसका जिक्र किया गया है और महंगाई की वजह से हर चीज़ मुतासर हुई है जिससे आम आदमी सफ़र कर रहा है। वेलकम बैक। तो परवेज़ इलाही की मुश्किलात में कमी नहीं आ सकी है। इंसादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने परवेज़ इलाही को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। तो गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी हो रही उनकी। बिल्कुल ऐसा ही है। परवेज़ इलाही की मुश्किलात में कमी ना सकी। परवेज़ इलाही के वकला की केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। ड्यूटी जज ने केस का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। आपको इस अहम खबर के हवाले से अपडेट करेंगे। परवेज़ इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। ATC के जज ने महफूज फैसला सुना दिया है। आपको इस अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आदिल सईद अब्बासी से। आदिल, ये बताइएगा कि परवेज़ इलाही की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। आज की पहले बताएं कि आज की समाअत क्या हुई और अब तक की प्रोग्रेस क्या है। देखिए, गुज़िश्ता रोज़ उन्हें गिरफ़्तार किया गया था थाना CTD के मुकदमे में और आज उन्हें अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया परवेज़ इलाही को, जहां पर जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन, वो तो आज छुट्टी पर थे, लेकिन ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमन ने इस केस की समाअत की और परवेज़ इलाही को सख्त सिक्योरिटी में यहाँ पर पहुँचाया गया। बख्तरबंद गाड़ी में यहाँ पर जुडिशल कम्प्लेक्स में लाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई और कहा गया कि इनकी जो जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस है उसमें जो गाड़ियां यूज़ हुई या जो डंडे यूज़ हुए, जो भी आला इनमें यूज़ हुए वो बरामद करने हैं, जिसके लिए परवेज़ इलाही का जिस्मानी रिमांड दरकार है। लिहाजा जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया जाए। परवेज़ इलाही के वकला भी अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इनकी रिहाई एक बार दे चुकी है और लाहौर हाई कोर्ट ने तो एक वाज़े हुक्मनामा जो है वो जारी किया था। उसने कहा था कि किसी एजेंसी और किसी इदारे को भी गिरफ्तारी से रोक दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने। ताहम इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर से जाके फिर परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी। ठीक है आदिल, हमारे साथ सुलेमान अवान भी हैं। सुलेमान अवान, ये बताइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट में आज क्या कार्रवाई हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही की बाजियाबी की दरख्वास्त को गैर मौसर करार देकर निपटा दिया है और अदालत ने हुक्म अदूली करने पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और DPO अटक और DPO जो है अटक जेल के जो सुप्रीडेंट हैं उनको शोकस नोटिस जारी करते हुए जो है वो जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ ने कैसरा इलाही की दरख्वास्तों पर समाअत की है और वकील परवेज़ इलाही की जानिब से जो है अदालत में बताया गया कि अदालत ने हुक्म दिया था कि परवेज़ इलाही को जो है वो
गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ताहम उनको जो है वो बाद में फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालती हुक्म पर आज इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल अदालत में पेश हुए और उन्होंने बताया कि IG इस्लामाबाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ है, जिसके पास वो अदालत में पेश नहीं हो सके, जबकि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर रखा था, इसलिए वो भी अदालत में आज पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने कहा कि चीफ कमिश्नर को इस्लामाबाद को जो है आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना चाहिए था, जिस पर इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल ने बताया कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले से ही तलब कर रखा था। तो अदालत ने कहा कि परवेज़ इलाही को गिरफ्तार क्यों किया गया है और अदालत ने आज तलब कर रखा था, अदालत में आपने परवेज़ इलाही को पेश क्यों नहीं करवाया, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि परवेज़ इलाही को जो है वो पंजाब के दायरा अख्तियार से बाहर जो है वो गिरफ्तार किया गया, लिहाजा वो लाहौर हाई कोर्ट के दायरा अख्तियार में नहीं आता, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि जब परवेज़ इलाही अटक जेल में थे तब लाहौर हाई कोर्ट ने ये केस पर जो है वो समाअत का आगाज़ किया था, जिस पर आज अदालत ने ये भी कहा कि ठीक है सुलेमान अवान, आपने अहम तफसीलात के हवाले से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इसके अलावा एक और अहम खबर ये है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुंच चुके हैं। ISPR ने ये डिटेल्स शेयर की हैं। दौरे का मकसद फौजी और दिफाई ताउन को बढ़ाना है। दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उज़्बेकिस्तान के सदर, वज़ीर दिफा और चेयरमैन एंड सेक्रेटरी बराए स्टेट सिक्योरिटी सर्विस से मुलाकात भी की है। इस दौरान आर्मी चीफ ने बाहमी तरबियती ताउन और इंटेलिजेंस तबादले को बढ़ाने पर जोर दिया है। आर्मी चीफ ने उज़्बेकिस्तान की फ़ौज की तरबियत के मेयार और इलाकाई सलामती के लिए काविशों को सराहा। उज़्बेकिस्तान की वज़ारत दिफा आमद पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल आसिम मुनीर ने ताशकंद में यादगार शहदा पर फूल भी रखे हैं। आगे बढ़ेंगे। ओपन मार्केट में आज डॉलर 11 रुपये सस्ता हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर अब 312 पर बंद हुआ है। अच्छी खबरें भी कुछ आती हैं, लेकिन इस्तेहकाम नहीं है। डॉलर के जो प्राइस है, डॉलर की रेट है, उसमें एक अनसर्टेनिटी की कंडीशन है और इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा है। उसकी क्या रीजंस हैं और ये ओपन मार्केट में डॉलर जो सस्ता हुआ है 11 रुपये सस्ता, इसके क्या असरात हो सकते हैं और क्या ये आर्जी तौर पर इस्तेहकाम है? इन तमाम तर सूरत हाल पर हम अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे। अभी आपको खबर ये दे रहे हैं कि ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपये सस्ता हो चुका है। ओपन मार्केट में आज डॉलर 11 रुपये सस्ता हुआ है। एक बार फिर आपको बता दें कि आज ओपन मार्केट में डॉलर 312 रुपये पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट में आज डॉलर 11 रुपये सस्ता हो गया। ठीक है, इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नजीब नाइच। नजीब, ये कहिएगा कि डॉलर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस वक्त, क्या रेट चल रहा है? और कल भी हम ये बात कर रहे थे कि ब्लैक में भी कुछ जगह डॉलर बेचा जा रहा है और उस हवाले से कुछ इकदाम की बात की जा रही थी। इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है आपके पास? जी बिल्कुल, डॉलर में वाज़ेह कमी नज़र आ रही है। 2 दिनों में तकरीबन डॉलर 16 रुपये तक कमी देखी गई है। कल जो है डॉलर में तकरीबन 5 रुपये की कमी हुई ओपन मार्केट में, आज 11 रुपये की बड़ी कमी हुई है और इस वक्त डॉलर ओपन मार्केट में 312 रुपये पर बंद हुआ है, जबकि इंटर बैंक में डॉलर में मामूली कमी 12 पैसे की कमी से डॉलर जो है 306 रुपये 98 पैसे पर जो है बंद हुआ है। ख़ास तौर पर बड़ी जो वजूहात हैं डॉलर में कमी की, वो जो एक मुलाकात हुई थी बिजनेस कम्युनिटी की आर्मी चीफ के साथ, जो ये फैसला हुआ कि करेंसी एक्सचेंज जो हैं उन पर कड़ी निगरानी की जाएगी। उसके बाद जो सादा लिबास एहलकार मुकर्रर हुए मुख्तलिफ करेंसी एक्सचेंज दफातर के बाहर, उसके बाद ये सूरत हाल नज़र आ रही है। करेंसी एक्सचेंज के सदर मलिक बोस्तान का ये कहना है कि हमारी जो है मर्जी के बाद ये एहलकार मुकर्रर हुए हैं, जिसके बाद डॉलर में कमी आई है ओपन मार्केट में। लेकिन वो कब तक मुकर्रर रहेंगे और ये कमी कब तक जारी रहेगी, इस बात पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़ा जो फ़र्क था ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में, जो 25 रुपये से ज़ायद हो चुका था, वो 2 दिन में 16 रुपये कम हो चुका है और इम्कान है कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो कुछ और कमी होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कोई मुस्तकिल हल नहीं है, इसके लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए। ये कुछ अरसे तक रहेगा, लेकिन आइंदा दोबारा ब्लैक मार्केट कायम हो जाएगी या जो करेंसी एक्सचेंजर के बाहर जो एजेंट आ जाते हैं और वो डॉलर जो ख़रीदने आते हैं या बेचने आते हैं उनको वहीं से वो डील करते हैं, ये सिलसिला दोबारा ना शुरू हो जाए। इस हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी बननी
चाहिए। ये कहना है जफ़र पराचा जो करेंसी एक्सचेंज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका ये कहना है कि कोई पॉलिसी होगी तभी ये मुस्तकिल मामला हल हो पाएगा। जी अच्छा नजीब, हम ये बात कर रहे थे, पहले भी आपसे इस बारे में बात हुई थी कि जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ की ताजरों के साथ और उसमें बहुत सारे मामलात की निशानदेही की गई, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें शहर कायद के हवाले से वहाँ पर तो डॉलर के रेट में और वहाँ पर जो आवाम की जानिब से ख़ास तौर पर इस मामले पर जो फीडबैक आ रहा है या जो मनी एक्सचेंज है वहाँ पर, उस पर इसके डेफिनेटली अगर हम क्लियरली बात करें तो क्या असरात आपको नज़र आ रहे हैं इस अहम मीटिंग के बाद? जी इस मीटिंग का असर न सिर्फ करेंसी मार्केट में, दीगर जो मार्केट हैं वहाँ भी नज़र आ रहा है। चीनी के रेट जो हैं कुछ कम होना शुरू हो गए हैं। तो बुनियादी जो सबब है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर कोई दुकानदार, कोई एसोसिएशन रेट बढ़ा देती है तो कोई उनको रोकने वाला नहीं है। जैसे ही ऐसी कोई मीटिंग होती है या इस तरह का कोई ऐलान होता है तो फ़ौरन वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ होते हैं वो जो है हट जाते हैं, जिसके बाद मार्केट नॉर्मल हो जाती है। इसलिए बुनियादी जो वजह है कि हुकूमत की कोई रेट नहीं है और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो माफिया सरगर्म नज़र आती है, कोई उनको रोकने वाला नहीं हो। तो जैसी कोई इस तरह का कोई ऐलान होता है तो फ़ौरन जो है उसमें कुछ कमी आती है। लेकिन कह रहे हैं कि उस मीटिंग के बाद उन ताजरों के साथ जो मुलाकात हुई उसके बाद से कुछ मेजर स्टेप्स वहाँ पर लिए गए हैं? जी अब तक कोई स्टेप्स तो नहीं लिए गए, लेकिन उस ऐलान के बाद वो माफिया जो सरगर्म रहती थी वो कुछ पीछे हट गई है और उनको ये खदशा है कि कोई कार्रवाई होगी। लेकिन अगर कोई कार्रवाई होती है तो मज़ीद सूरत हाल बेहतर होगी। फ़िलहाल कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन वो माफिया ऐसा लग रहा है कि कुछ पीछे हटी है, जिसके बाद रेट कुछ नॉर्मल होना शुरू हो गए। अच्छा नजीब, ये भी बता दीजिएगा कि इस वक्त अगर डॉलर की हम करंटली बात करें तो क्या रेट जो है उनको श्योर बनाया गया कि जो चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, जो चीज़ रिटन है, जो चीज़ होनी चाहिए उसको फॉलो किया जा रहा है या मनमानी की जा रही है, मर्जी के रेट्स चलाए जा रहे हैं, ब्लैक का जो काम किया जाता है वो चीज़ भी हो रही है? देखें, एक तो IMF का मुतालबा है कि डॉलर को जो है मार्केट फोर्सेस पर छोड़ देना चाहिए, यानी मार्केट ये तय करे कि डॉलर का रेट। अहम तफसीलात के हवाले से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर की बात हम कर रहे हैं और डॉलर के हवाले से जो खबरें हैं अब वो इसलिए बेहतर हैं क्योंकि जब से हमने ये चीज़ देखी है कि मुलाकात हुई आर्मी चीफ की ताजिर बरादरी के साथ आयशा, तो उस मुलाकात के बाद से ये चीज़ बहुत सारी जगहों पर हेल्पफुल साबित हो रही है। अच्छा, पाकिस्तान लाइव से अब वक्त खत्म हो चुका है। जितनी स्टोरीज हमने कवर की हैं, हमारी कोशिश ये थी कि दिन भर की तमाम अहम खबरें आप तक पहुंचाई जाएं।